क्या हो अगर हमारी रसोई के शेल्फ पर रखा। वो सुनहरा सा शहद। हाँ, बिल्कुल वही। क्या हो अगर वो असल में एक बहुत बड़े केमिकल डिसेप्शन यानी रासायनिक धोखे का मास्टर क्लास हो। ये तो काफी डरावना विचार है ना। मतलब बाहर से देखने पर तो शहद प्रकृति का सबसे पारदर्शी और सीधा उत्पाद लगता है। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि बस फूलों का रस है और मधुमक्खियों की मेहनत है। सही कहा। लेकिन इस प्राकृतिक मिठास के पीछे ना डायग्नोस्टिक्स और लेबोरेटरी टेस्ट की एक पूरी दुनिया चल रही है। और वो दुनिया काफी जटिल है। बहुत ज्यादा। तो आज इसी जटिल दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। अच्छा, तो हमारे पास स्रोत क्या क्या है आज? हम FSS से आए, यानी भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के 2024 के मैनुअल ऑफ हनी एंड अदर बी हाइव प्रोडक्ट्स को देखेंगे। जो कि बहुत ही विस्तृत दस्तावेज है। बिल्कुल। और साथ ही उनके 2011 के जो नियम हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो हमारा मुख्य मिशन क्या है आज की इस चर्चा का? मिशन ये समझना है कि रसायनों का एक बहुत ही साधारण सा रंग बदलाव। रंग बदलाव। हाँ, कैसे वो रंग बदलाव ये फैसला कर सकता है कि शहद असली है या किसी फैक्ट्री में तैयार किया गया कोई मीठा सिरप है। क्या बात है। मतलब आधुनिक फूड सेफ्टी की दुनिया में सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि कोई चीज नेचुरल है। उसे साबित करना पड़ता है ना। बिल्कुल, उस शुद्धता को हर कदम पर साबित करना पड़ता है। और शहद के मामले में ये जो शुद्धता साबित करने की प्रक्रिया है ना, ये किसी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से कम नहीं है। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, ये शब्द काफी भारी है। यार, बात ही कुछ ऐसी है। मिलावट का तरीका जितना एडवांस होता जा रहा है, हाँ, उसे पकड़ने के लिए विज्ञान को उतना ही बुनियादी और सटीक होना पड़ता है। तो यहीं पर वो खास टेस्ट आता है जिसकी हम बात करने वाले हैं। एग्जैक्टली। यहीं पर फीहे टेस्ट या फीहेस टेस्ट जैसे परीक्षण सामने आते हैं। फीहे टेस्ट, ये नाम मैंने सुना है। हाँ, और मजे की बात यह कि ये दशकों पुराना टेस्ट है, लेकिन आज भी ये मिलावटखोरों के लिए सबसे बड़ी दीवार बना हुआ है। तो चलिए इस फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है इसकी शुरुआत प्रयोगशाला की एक छोटी सी पेट्री डिश से होती है ना? बिल्कुल सही। सबसे पहले परीक्षण के लिए 5 मिलीलीटर शहद लिया जाता है। सिर्फ 5 मिलीलीटर? हाँ, बस थोड़ा सा। और फिर उसमें 5 मिलीलीटर ईथर मिलाया जाता है। ईथर? ईथर तो एक सॉल्वेंट होता है ना? तो इसका मुख्य काम शहद के अंदर छुपे हुए उन खास केमिकल कंपाउंड्स को अपने अंदर घोल लेना है। अच्छा, जो मिलावट का संकेत हो सकते हैं? सही पकड़े। एक बार जब शहद और ईथर को अच्छी तरह हिला लिया जाता है, तो वो जो विशिष्ट तत्व हैं, हाँ, वो ईथर की ऊपरी परत में आ जाते हैं? एकदम सही। ईथर हल्का होता है तो वो ऊपर तैरने लगता है और अशुद्धियों को अपने साथ ऊपर ले आता है। का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है। फिर उस ऊपरी परत का क्या करते हैं? ईथर के उसी ऊपरी परत को बहुत सावधानी से निकालकर एक डिश में डाल दिया जाता है। इसके बाद उस डिश को छोड़ देते हैं ताकि ईथर हवा में वाष्पित हो जाए, यानी उड़ जाए। तो ईथर तो उड़ गया, पीछे क्या बचा? पीछे बचता है रेजिड्यू। अगर शहद में कोई अशुद्धि है, कोई ऐसा तत्व है जो वहां नहीं होना चाहिए था, तो उसका जो अवशेष है वो उस डिश में पीछे छूट जाता है। अरे वाह! तो ईथर ने एक तरह से उस छिपे हुए सुराग को खींचकर बाहर निकाल लिया। बिल्कुल, एक जासूस की तरह। हाँ, एक जासूसी जांच ही तो है ये, लेकिन मुझे लगता है असली खेल इसके बाद शुरू होता है। सही कहा। अब यहाँ एक दूसरे केमिकल की एंट्री होती है, जो एक लाई डिटेक्टर की तरह काम करता है ना? एग्जैक्टली। ईथर के उड़ने के बाद जो कुछ भी डिश में बचता है, उस पर हम 2 से 3 मिलीलीटर रिसोर्सिनॉल का घोल डालते हैं। रिसोर्सिनॉल, ये घोल बनता कैसे है? ये काफी स्ट्रांग होता है। ये 1 ग्राम रिसोर्सिनॉल और 5 मिलीलीटर कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को मिलाकर बनता है। बाप रे, HCl! तो जैसे ही ये लाई डिटेक्टर रसायन डिश में गिरता है, हाँ, तब क्या होता है? तब हर किसी की नजर उसके रंग पर होती है। रंग बदलना ही पूरी कहानी का क्लाइमैक्स है। तो हम किस रंग की तलाश कर रहे हैं यहाँ? अगर रिसोर्सिनॉल डालने के बाद डिश में कोई रंग नहीं उभरता, मतलब कोई रिएक्शन नहीं हुआ, हाँ, तो परिणाम नेगेटिव माना जाता है। और इस मामले में नेगेटिव होना सबसे अच्छी खबर है। अच्छा, तो नेगेटिव मतलब शहद बिल्कुल शुद्ध है, उसमें कोई बाहरी मिलावट नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो रंग बदल जाए तो? मतलब अगर वो गहरा चेरी रेड या चेरी लाल रंग का हो जाए, तो वो खतरे का सायरन है। खतरे का सायरन है। हाँ, अगर ये चेरी लाल रंग उभरता है तो टेस्ट
पॉजिटिव है। और ये रंग चीख चीख कर ये साबित करता है कि उस शहद में इन्वर्ट शर्करा यानी इन्वर्ट शुगर या किसी बाहरी चीनी के सिरप की मिलावट की गई है। क्या बात है! मतलब सिर्फ 5 मिलीलीटर शहद और कुछ बूंद रसायनों से निकला एक लाल रंग मिलावट के एक पूरे साम्राज्य का भंडाफोड़ कर देता है। बिल्कुल, विज्ञान की यही तो खूबसूरती है। और अगर हम नियमों की बात करें तो FSSAI के क्लॉज 2.8.3 के मुताबिक भारत में बिकने वाले सभी प्रकार के शहद के लिए इस फेहे टेस्ट का नेगेटिव होना अनिवार्य है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि प्राकृतिक शहद में इन्वर्ट शर्करा होती ही नहीं है। मतलब प्रकृति ने उसे इस तरह डिजाइन ही नहीं किया है? बिल्कुल नहीं। इसलिए असली शहद में कभी ये लाल रंग नहीं आएगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब मिलावट है। लेकिन यहाँ ये विषय वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाता है। कैसे? मैं सोच रही थी, क्या हर बार इस चेरी रेड रंग का मतलब यही है कि किसी ने जानबूझकर मुनाफा कमाने के लिए शहद में चीनी मिलाई है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब क्या कोई और कारण नहीं हो सकता? जैसे किसी सेब पर लगा दाग। सेब पर दाग है मतलब वो पुराना है या गिर गया है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सेब प्लास्टिक का है या नकली है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। विज्ञान में फॉल्स पॉजिटिव का खतरा हमेशा रहता है। फॉल्स पॉजिटिव? तो शहद के मामले में ये कैसे होता है? फेयर टेस्ट के पॉजिटिव आने का एक और बड़ा कारण हो सकता है। वो क्या? शहद को बहुत ज्यादा गर्म करना या उसे सालों तक किसी गर्म जगह पर स्टोर करके रखना। लेकिन शहद को गर्म क्यों किया जाता है? क्योंकि जब शहद को बोतलों में भरा जाता है तो अक्सर उसमें क्रिस्टल्स जम जाते हैं। अच्छा, वो जो नीचे चीनी जैसा जम जाता है। हाँ, तो उन क्रिस्टल्स को पिघलाने के लिए उसे हल्का गर्म किया जाता है। समझ गई। लेकिन अगर ये हीट बहुत ज्यादा हो जाए तो शहद के अंदर मौजूद प्राकृतिक शुगर टूटने लगती है। ओहो, तो शुगर के टूटने से क्या होता है? इस टूटने की प्रक्रिया से एक नया कंपाउंड बनता है। इसे HMF कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल। तो मतलब ये HMF शहद के एक तरह से केमिकल एग्जॉशन या उसकी थकावट का सूचक है? एकदम सही एनालॉजी है। जितना ज्यादा शहद थका हुआ या पुराना होगा उसमें HMF उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन इसका फेहे टेस्ट से क्या लेना देना है? मजे की बात यही है, ये बढ़ा हुआ HMF भी रिसोर्सेनॉल के साथ रिएक्शन कर लेता है। अरे हाँ, और ये बिल्कुल वही चेरी लाल रंग दे सकता है जो मिलावटी इन्वर्ट शुगर देती है। बाप रे! मतलब एक निर्दोष किसान जिसने शायद सिर्फ शहद को गलत तरीके से ट्रांसपोर्ट किया हो या थोड़ा ज्यादा गर्म कर दिया हो, उसका प्राकृतिक और असली शहद भी फेहे टेस्ट में फेल हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो फिर जांच एजेंसियां ये कैसे तय करती हैं कि शहद नकली है या सिर्फ पुराना और गर्म किया हुआ है? यहीं पर FSSAI का मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम काम आता है। मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम? थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, अगर पहला अलार्म बजता है, मतलब फेहे टेस्ट चेरी रेड हो जाता है, हाँ। तो अधिकारी सीधे प्रोडक्ट को नकली घोषित नहीं करते। अच्छा। वो दूसरे अलार्म की जांच करते हैं। और वो दूसरा अलार्म क्या है? वो है इसी HMF का स्तर। अगर HMF का लेवल 80 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम यानी 80 mg/kg से ज्यादा है, तो ये साबित होता है कि शहद को बहुत ज्यादा गर्म किया गया है या वो काफी पुराना है। ठीक है, लेकिन अगर HMF 80 से ज्यादा है तो भी ये कैसे पता चले कि वो पुराना शहद असली है या उसमें चीनी मिलाई गई है? इसके लिए जांचकर्ता तीसरे और सबसे अहम सेफ्टी कैमरा की रिकॉर्डिंग देखते हैं, जो कि है शहद का FG अनुपात यानी फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का रेशियो। तो प्राकृतिक शहद में इनका कोई खास बैलेंस होता है? बिल्कुल। अगर HMF 80 से ज्यादा है तो उस शहद का FG अनुपात न्यूनतम 1.0 या उससे अधिक होना ही चाहिए। अच्छा, 1.0 या उससे ज्यादा? हाँ, अगर ये 1.0 से ज्यादा है तो जांचकर्ता समझ जाते हैं कि शहद सिर्फ पुराना या ओवरहीटेड है, लेकिन उसमें कोई बाहरी चीनी नहीं मिली है। तो इस सब का क्या अर्थ है? मतलब अगर पहला अलार्म बजता है तो वो HMF चेक करते हैं, और अगर वो भी 80 से ऊपर है तो वो फ्रुक्टोज ग्लूकोज का रेशियो देखते हैं। एकदम सही। लेकिन एक बात बताइए, अगर HMF का स्तर 80 mg/kg से कम हो और फिर भी फेहे टेस्ट पॉजिटिव आ रहा हो, तो तब तो बात ही खत्म। तब FG अनुपात देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि अगर HMF 80 से कम है, इसका मतलब शहद को बहुत ज्यादा गर्म नहीं किया गया है। लॉजिकल है। और बिना ओवरहीट हुए अगर टेस्ट में चेरी रेड रंग आ रहा है तो इसका एक ही मतलब है, जानबूझकर की गई मिलावट। बिल्कुल।
वो सीधे तौर पर इन्वर्ट शर्करा की मिलावट का पक्का सबूत है। अरे वाह, ये एक के बाद एक फिल्टर करने की बहुत ही स्मार्ट प्रक्रिया है। मतलब कोई भी असली लेकिन पुराना शहद फालतू में रिजेक्ट नहीं होगा। हाँ, और मिलावटी शहद किसी भी कीमत पर बचकर नहीं निकल पाएगा। लेकिन यार, फेरी टेस्ट तो काफी पुराना हथियार है और मिलावट करने वाले भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे होंगे। बिल्कुल नहीं, वो हमेशा एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें पता चला होगा कि इन्वर्ट शुगर इस लाल रंग के टेस्ट में पकड़ी जा रही है, तो उन्होंने पक्का अपना गेम अपग्रेड किया होगा। उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने C4 और C3 शुगर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। C4 और C3, ये नाम तो पौधों के फोटोसिंथेसिस से जुड़े लगते हैं ना? हाँ, आपने सही याद किया। C3 और C4 पौधों द्वारा कार्बन फिक्सेशन के अलग-अलग तरीके हैं। जब मिलावटखोरों ने देखा कि सामान्य चीनी पकड़ी जा रही है, तो उन्होंने उन सिरप्स का इस्तेमाल शुरू किया जो शहद के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की ज्यादा अच्छी तरह से नकल कर सकें। अच्छा, तो C4 शुगर्स में क्या-क्या आता है? इसमें गन्ने का सिरप या कॉर्न सिरप यानी मक्के का सिरप आता है। और C3 शुगर्स में? उसमें चावल या बीट यानी चुकंदर का सिरप आता है। तो FSSAI इनसे निपटने के लिए क्या करता है? FSSAI ने नियम बनाया है कि शहद में C3 और C4 चीनी दोनों की ही अधिकतम सीमा 7% से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन मैंने सुना है कि कॉर्न और केन सिरप तो फिर भी पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन इस गेम का सबसे शातिर खिलाड़ी कोई और है। हाँ, राइस सिरप, चावल का सिरप। ये तो एक केमिकल गिरगिट की तरह है ना? बिल्कुल। इसे इस तरह से जेनेटिकली और केमिकली मॉडिफाई किया जा सकता है कि इसका शुगर प्रोफाइल, फ्रुक्टोज ग्लूकोज का अनुपात, यहाँ तक कि इसका रंग भी प्राकृतिक शहद जैसा हो जाए। हाँ, ये साधारण आइसोटोप टेस्ट को भी चकमा दे सकता है। बाप रे! तो इस शातिर गिरगिट को पकड़ने के लिए क्या तरीका है? इसके लिए FSSAI ने 2 बेहद स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर मार्कर तय किए हैं। कौन से? SMR और TMR। SMR यानी स्पेसिफिक मार्कर फॉर राइस सिरप। हाँ, और TMR यानी ट्रेस मार्कर फॉर राइस सिरप। तो ये काम कैसे करते हैं? राइस सिरप को बनाने की जो प्रक्रिया है ना, उसमें कुछ ऐसे सूक्ष्म एंजाइम्स या बाय प्रोडक्ट्स पीछे छूट जाते हैं जिन्हें दुनिया की कोई भी फिल्टरिंग तकनीक पूरी तरह से नहीं हटा सकती। अच्छा, तो SMR और TMR उन्हीं निशानों को ढूंढते हैं। एग्जैक्टली। और सबसे अहम बात, इन दोनों के लिए FSSAI की पॉलिसी 0 टॉलरेंस की है। 0 टॉलरेंस मतलब बिल्कुल शून्य सहनशीलता। हाँ, अगर जांच में SMR या TMR का एक अंश भी पाया गया तो वो शहद सीधे तौर पर खारिज हो जाएगा। क्या बात है! ये जानना बेहद सुखद है कि जो शहद हम खरीदते हैं वो इन अनगिनत वैज्ञानिक पैमानों से गुजरकर ही बाजार में पहुंचता है। और सिर्फ यही नहीं, क्वालिटी चेक करने के कुछ और भी दिलचस्प पैरामीटर्स हैं। जैसे मॉइस्चर यानी नमी। ये किसी भी शहद में अधिकतम 20% ही होनी चाहिए। 20%? इसके पीछे क्या लॉजिक है? बहुत सीधा सा लॉजिक है। अगर शहद में पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो उसमें मौजूद ईस्ट अपना काम शुरू कर देगा। यीस्ट मतलब शहद में फर्मेंटेशन होने लगेगा। बिल्कुल। और फर्मेंटेशन से शहद खट्टा हो सकता है और खराब हो सकता है। अच्छा, तो इसलिए 20% की लिमिट है जी। इसके अलावा और क्या चेक करते हैं? नमी के अलावा टोटल रिड्यूसिंग शुगर्स या TRS न्यूनतम 65% होनी चाहिए। ये शहद की असली मिठास का आधार है ना? हाँ, मिठास और उसकी एनर्जी वैल्यू दोनों का। और सुक्रोज अधिकतम 5% ही अलाउड है। एक पैरामीटर जिसने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा मैनुअल में, वो है डाइस्टेज एक्टिविटी। डाइस्टेज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैनुअल कहता है कि ये न्यूनतम 3 शेड इकाइयां होनी चाहिए। ये डाइस्टेज आखिर है क्या और इसे नापना इतना जरूरी क्यों है? डाइस्टेज दरअसल एक एंजाइम है जो मधुमक्खियां अपने लार के जरिए फूलों के रस में मिलाती हैं। लार के जरिए? हाँ, ताकि वो रस टूटकर शहद में बदल सके। अरे वाह, मतलब ये एक तरह का बायोलॉजिकल स्टैंप है। बिल्कुल, परफेक्ट कहा आपने। अगर किसी शहद में डाइस्टेज एंजाइम नहीं है या वो 3 शेड यूनिट से कम है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं। या तो वो शहद मधुमक्खियों ने नहीं बल्कि फैक्ट्री में मशीनों ने बनाया है, या फिर उस शहद को इतना ज्यादा गर्म किया गया है कि उसके सारे प्राकृतिक एंजाइम मर गए हैं। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है ये चेक करने का कि प्रोडक्ट असल में जीवित है या नहीं, है ना? हाँ, एक और पैरामीटर है राख या ऐश कंटेंट, जो अधिकतम 0.5% होना चाहिए।
शहद में राख का क्या काम? यहाँ राख का मतलब वो चूल्हे वाली राख नहीं है। आहा। इसका मतलब शहद को जलाने के बाद बचने वाले मिनरल कंटेंट यानी खनिज पदार्थों से है। अच्छा, तो प्राकृतिक शहद में खनिज होते हैं? हाँ, फूलों से आए कुछ ट्रेस मिनरल्स होते हैं, लेकिन अगर ये ऐश लेवल 0.5% से ज्यादा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल, इसका मतलब हो सकता है कि मधुमक्खियों ने फूलों का रस चूसने के बजाय किसी गुड़, मोलासेस या गंदे चीनी के घोल पे फीड किया है। जिसमें बहुत ज्यादा अशुद्धियां थीं। हाँ, तो मतलब हर एक पैरामीटर किसी न किसी खास तरह की मिलावट या खराब प्रैक्टिस को ब्लॉक करने के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है। बिल्कुल। और मुक्त अम्लता यानी फ्री एसिडिटी भी अधिकतम 50 मिली इक्विवेलेंट प्रति किलोग्राम रखी गई है, ताकि शहद का प्राकृतिक एसिडिक बैलेंस बना रहे। एग्जैक्टली। जब हम बाजार से शहद की एक बोतल खरीदते हैं तो उसके पीछे इन अनगिनत और जटिल वैज्ञानिक पैमानों की एक पूरी अग्नि परीक्षा होती है। भारत में तो ये अग्नि परीक्षा काफी सख्त लग रही है। बहुत सख्त है, लेकिन अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें, मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के चश्मे से। हाँ, तो दुनिया भर में फूड सेफ्टी को देखने के अलग अलग नजरिए समझ आते हैं। जैसे भारत में FSSAI के साथ साथ BIS और AG मार्क भी इस बात पर जोर देते हैं कि फीहे टेस्ट का नेगेटिव होना अनिवार्य है। बिल्कुल, भारत में सब एकमत हैं इस पर। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे यूरोपीय संघ या कोडेक्स एलिमेंटेरियस में भी फीहे टेस्ट को इतनी ही अहमियत दी जाती है? दिलचस्प बात यह है कि ऐसा नहीं है। सच में? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोडेक्स और EU डायरेक्टिव्स के मानकों में फेयर टेस्ट के लिए कोई विशेष या अनिवार्य नियम नहीं है। क्या मतलब वे इस चेरी रेड रंग वाले परीक्षण को जरूरी नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। भारत की पूरी टेस्टिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस फेयर टेस्ट पर टिका है और यूरोप इसे सिरे से नजरअंदाज कर देता है। वे लोग फिर मिलावट की जांच कैसे करते हैं? उनका पूरा फोकस सिर्फ HMF के स्तर और कुछ आधुनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी टेस्ट पर होता है। अच्छा। उनके दर्शन के अनुसार अगर HMF का स्तर 40 या 80 mg/kg की सीमा के भीतर है और एंजाइम सही है तो प्रोडक्ट सुरक्षित है। तो इतना फर्क क्यों है भारत और यूरोप की अप्रोच में? इसके पीछे भौगोलिक और ऐतिहासिक कारण भी हैं। जैसे ठंडे देशों में शहद को स्टोर करना आसान होता है, इसलिए वहाँ HMF का लेवल प्राकृतिक रूप से कम रहता है। और भारत जैसे गर्म देश में भंडारण की अलग चुनौतियां हैं। हाँ, और यहाँ ऐतिहासिक रूप से इन्वर्ट शुगर की मिलावट एक बहुत बड़ी समस्या रही है। समझ गई, इसलिए हमें फे टेस्ट जैसे अतिरिक्त फिल्टर्स की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। टेस्टिंग के ये अलग अलग बुनियादी ढांचे बताते हैं कि विज्ञान भले ही एक हो, लेकिन हर देश अपनी स्थानीय चुनौतियों के हिसाब से अपने हथियार चुनता है। सच में इस पूरी चर्चा ने हमारी रसोई में रखे उस साधारण से शहद के जार को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। हाँ, अब वो सिर्फ एक मीठा तरल पदार्थ नहीं लगता, वो एक गवाह है। उस एक बूंद में रसायन विज्ञान और प्रकृति का एक पूरा संतुलन मौजूद है। और पेट्री डिश में रिसोर्सिनॉल गिरने पर वो रंग बदलता है या नहीं, यही तय कर देता है कि वो शहद सीधे मधुमक्खी के छत्ते से आया है या किसी लैबोरेटरी और केमिकल प्लांट से। सही कहा। और FSSAI ने जिस तरह से HMF, FG अनुपात और राइस सिरप के लिए 0 टॉलरेंस जैसे कड़े मानकों का जाल बुना है, वो काफी इम्प्रेसिव है। हाँ, वो ये सुनिश्चित करता है कि मिलावट करने वाले भले ही कितने भी आधुनिक हो जाएं, विज्ञान उन्हें पकड़ने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। इसी बात से मेरे मन में एक विचार आ रहा है। क्या? देखिए, जिस तरह से यूरोपीय संघ और कोडेक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानक आज फीहा टेस्ट से दूर जा रहे हैं और नई तकनीकों की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या भविष्य में सिंथेटिक बायोलॉजी या मिलावट करने वालों की तकनीक इतनी ज्यादा उन्नत हो जाएगी कि ये 100 साल पुराना चेरी लाल रंग वाला साधारण रासायनिक परीक्षण अपनी प्रासंगिकता खो देगा? या फिर इसका उल्टा होगा? मतलब क्या ऐसा संभव है कि तकनीक चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, प्रकृति की उस बुनियादी शुद्धता को मापने के लिए ईथर और रसायन वाला ये सबसे सरल तरीके ही हमेशा सबसे कारगर रहेंगे? ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद तकनीक और प्रकृति के बीच चल रहे इस लुका छिपी के खेल के अगले पड़ाव पर ही मिलेगा। सुनने वालों को इस पर जरूर सोचना चाहिए। हाँ, जब भी पैनकेक पर या चाय में शहद की वो सुनहरी धार मिलाई जाए तो एक पल के लिए रुककर इस अदृश्य युद्ध के बारे में सोचना दिलचस्प होगा, जो उस मिठास को असली बनाए रखने के लिए हर दिन लड़ा जा रहा है। क्योंकि शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती, उसे हर बार विज्ञान की कसौटी पर साबित करना पड़ता है। बिल्कुल। और इसी विचारोत्तेजक बात के साथ हम आज के इसको यही विराम देते हैं।